तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फिर से यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है विज्ञान का वायरल प्रश्न यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं। इसमें भी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए देखिएगा यहाँ पे ऑब्जर्व प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये स्पेशली 15 फरवरी एग्जाम के लिए जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम यहाँ पे फरवरी में 15 फरवरी को, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में यहीं से पूछे जाएंगे, मेरा 110% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम का गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके लिए स्पेशली लेके आ चुके हैं। और दोस्तों ये आपका MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, और दोस्तों क्लास को बिल्कुल आपको जो ना शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है और दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फटाफट से कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में बताने का। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपको कोशिश करना है कि टोटली यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जिनमें किन्हीं सिर्फ और सिर्फ 40% का ही उत्तर देना है। लेकिन ये रूल जो है ना आपके एग्जाम में ही फॉलो होते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 80 में से 80 सही करके दिखाना है। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप जो है ना इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए एक एक क्वेश्चन का आंसर कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, आप जो है ना दोस्तों इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है, पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, मतलब नीचे की ओर होता है या फिर ऊपर की ओर होता है या फिर ऊपर नीचे दोनों की तरफ होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको एक इसका क्वेश्चन आंसर बताए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है ना ऊपर की ओर होता है। और दोस्तों ये जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का वहन के लिए होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पत्ती को जो है ना प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और दोस्तों जो आपका हरित लवक होते हैं यानी कि जो क्लोरोफिल होते हैं ना ये प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, तो इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों पेड़ पौधे जो होते हैं ना हरे किसके कारण से होते हैं, तो क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण से होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों श्वसन जो है ना सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ठीक है, यानी कि जो पौधों में टैनिक नामक पदार्थ होता है दोस्तों ये कहाँ पे संचित रहता है, तो छाल में संचित रहता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा वायु हो गया,
मृदा हो गया और आपका जल, ये तीनों क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये जो जीवधारी है ना दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि जो भी प्राणी होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होते। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध है, यानी कि ये यूरो 2 का संबंध किससे, वही आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये यूरो 2 का संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण से है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नदी या फिर आपका कुआं है या फिर तालाब है या फिर समुद्र है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कुआं जो है ना दोस्तों, ये भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे जो है ना इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन है एक उभयलिंगी जंतु है। ये प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन जो है ना उभयलिंगी जंतु है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये केचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी हरे पौधे होते हैं। ठीक है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं दोस्तों, वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन सी गैस जो है ना ओजोन परत के लिए उत्तरदायी होती है, छेद के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, CFC गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो ना वृक्षारोपण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये चिपको आंदोलन के जनक कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। और दोस्तों ये चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, मतलब गढ़वाल जिले में हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम 15 फरवरी के दिन काफी सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका भी तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से घोल करके पी लीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण होती है। ठीक है, और दोस्तों वायुमंडल में ये जो आपका CO2 गैस होती है कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.03% जो है ना CO2 गैस पाई जाती है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो फ्रेंड ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य प्रकाश, यानी कि सनलाइट जिसको कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI है। एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, वही आपको बताना है। तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिकांग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो क्लोरास्ट बिंदु होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, तो हरा रंग के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पाचन कार्य संपन्न होती है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए दोस्तों, ये पाचन कार्य कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये जठर द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन है। आप जो है इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये लार जो होते हैं ना, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये लाला ग्रंथि से निकलता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन मतलब प्रवर्धन किस में होते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पुदीने में होते हैं, हल्दी में होते हैं और अदरक में होते हैं, यानी कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन ये सभी में होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है आपके मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये गंडन द्वारा जनन किस में होता है? मेढक में या फिर सितारा मछली में और या फिर टेड्डे में या फिर कौवे में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये गंडक द्वारा जनन किस में होते हैं? तो सितारा मछली में होता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, साफ जल में या फिर आपका गंदा जल में या फिर मीठा जल में या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं ना, ये किस तरह के जल में पनपते हैं? तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, गंदा जल में पनपते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो डेंगू होते हैं ना, किस तरह के जल में, मतलब उस मच्छर पनपने से वजह से होता है डेंगू, तो ये साफ जल में पनपता है। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? तो साफ जल में पनपता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो फ्रेंड ये अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना, कौन सा विधि के द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, द्विखंडन या फिर विखंडन के द्वारा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, पौधों में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो फ्रेंड ये पुष्प या फिर फूल में पाए जाते हैं। पुष्प या फिर फूल में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं? पुष्प या फिर फूल में पाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा द्विखंडन किस में नहीं होते हैं? ईस्ट में होते हैं। इनके अलावा अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, युग्लिना हो गया, ये तीनों में क्या होते हैं दोस्तों? द्विखंडन होते हैं, लेकिन ये ईस्ट में द्विखंडन नहीं होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट में क्या होते हैं दोस्तों? मतलब अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कराएगी? यहाँ पे आपको बताना है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये जो परागकण होते हैं परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? वही आपको बताना है, तो फूलों द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन जो है ना मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो शुक्रवाहिका होते हैं ना, ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होते हैं। इनके जगह आपका अंडवाहिका होता तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग होता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया और डिम्ब वाहिनी, ये तीनों जो है दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, लेकिन ये शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ठीक है, हम आपको ये भी प्रश्न काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो पपीता होते हैं ना ये एक लिंगी पादप का उदाहरण होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कायिक प्रवर्धन होते हैं ना, प्रवर्धन यानी कि कायिक प्रवर्धन किसमें संभव होते हैं, तो आपको बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जड़ द्वारा या फिर तना द्वारा या फिर पत्ती द्वारा या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, SW क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोस्तों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना, कायिक प्रवर्धन किस किस में होते हैं, तो जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा भी होते हैं और दोस्तों पत्ती के द्वारा भी होते हैं, यानी कि ये सभी के द्वारा होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि तने पर देखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा किस किस में पाई जाती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तने पर अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती है, कलियां मतलब आलू में पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों किसको मिलता है, तो फटाफट से बताइए भ्रूण को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये मानव मादा में जो गर्भकाल का जो समय होता है कितना महीना होता है, 9 महीना होता है। अगर यहाँ पे दिन में पूछा जाए तो सिंपल यहाँ पे 9 को किससे गुना कीजिएगा, 30 से गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27 यानी कि 270 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कि ऋतुस्राव अथवा या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं रजोधर्म कहते हैं का समय होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय जो होता है ना दोस्तों 2 से 8 दिन होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते ईस्ट में क्या होते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों या पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा फूलों यानी कि पुष्पों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना किसके द्वारा होता है वही आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पुंकेसर के द्वारा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड अभिभा में क्या होते हैं द्विखंडन होते हैं, पैरामेसियम में भी होते हैं और यहाँ पे लिस्मेनिया में भी होते हैं, यानी कि ये सभी में होते हैं द्विखंडन। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो यूरेनियम होते हैं ना सबसे भारी धातु होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जस्ता का अयस्क है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा जस्ता का जो अयस्क है ना दोस्तों जिंक ब्लेंड है। कौन है, जिंक ब्लेंड। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिकॉन है एक, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होते हैं उपधातु होते हैं। क्या होते हैं उपधातु। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ठीक है, यानी कि आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना दोस्तों कितना कैरेट का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 22 कैरेट का होता है जो शुद्ध सोना नहीं होता है ना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आर्गन क्या है दोस्तों, उत्कृष्ट तत्व है। आर्गन मतलब विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन
गैस भरी जाती है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कांसा कहते हैं ना, कांसा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताम्र मतलब क्या होता है दोस्तों, तांबा। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। इसको आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फटाफट से बताइए, तो सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, 79 होती है ना। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए स्त्रियों में कितने अंडाशय होती है, तो 2 होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि जायगोट बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं, यानी कि विरसन में बने शुक्राणु कहाँ पे किसमें संचित होते हैं, तो अधिविरसन में संचित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, कहने का अर्थ है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, निकेत। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं, तो त्वचा कैंसर होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फटाफट से बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके। तो विद्युत फ्यूज जो होते हैं ना दोस्तों, विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बैटरी से जो ना दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और दोस्तों डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ठीक है, तो फ्रेंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसने की थी, फैराडे ने की थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो सिद्धांत आधारित हुआ है वो किस पर है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जिससे इलेक्ट्रिक करंट है प्रोड्यूस होता है, तो उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जनरेटर यानी कि जनित्र कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इससे जो है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, निष्क्रिय गैस भरी जाती है ना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दी गई वोल्टता, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कहने का अर्थ है प्रश्न ये कराए कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो देखिएगा दोस्तों, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना, वो क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा विद्युत चुंबक जो होते हैं ना नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होती है, ठीक है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों कौन जो है ना जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो DDT है ना ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, अनिम्नकरणीय पदार्थ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो ओजोन परत पाई जाती है ना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो जंगली जानवर होते हैं ना इसको हम लोग क्या करेंगे कि उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। और दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों उत्पादक कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला जो पदार्थ है ना दोस्तों कौन है, सूखे घास पत्ते। कौन है, सूखे घास पत्ते। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो न्यूक्लियस शब्द दी गई है ना किसके द्वारा दी गई है, किनके द्वारा दी गई। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है ना। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों शुक्र वाहिका में होता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा मानव जनन अंग जो होते हैं ना ये कितने वर्ष के आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो ये जो है ना दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं कि परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। इसलिए जो है ना दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, तो 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर ली, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो फटाफट से बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विरसन में होते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होते हैं, विरसन में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इसका पूर्ण जोड़ा किसमें पाए जाते हैं, तो स्त्री में पाई जाती है, ठीक है, स्त्री में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो आपका मतलब पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो पुंकेसर भाग जो होते हैं ना दोस्तों पुष्प का परागकण बनाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा अधातु कौन होगा, फटाफट से बताइए। तो ये कार्बन जो है ना दोस्तों एक प्रकार का अधातु है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एक प्रकार के क्या होते हैं, अधातु होते हैं, जो हम आपको पहले बताए। और दोस्तों कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो 3 अपरूप होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। तो फ्रेंड ये सिलिका क्या होते हैं, एक प्रकार का उपधातु होते हैं, ठीक है, उपधातु। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड जो शुद्ध सोना होते हैं ना इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, ठीक है। तो अधातु कौन हो जाएगा, ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों पारा जो होती है ना द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक प्रकार का धातु होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस का
MBBI वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को पढ़ा चुके हैं। टोटली यहाँ पे 80 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम क्लास लिए। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप 80% में से पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का धमाकेदार क्लास जो है ना दोस्तों डेली होते रहता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कीजिए। और यहाँ पे मतलब 1 बजे दोपहर में क्लास नहीं हो पाई थी, शाम 6 बजे भी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ पे डेली क्लास चलेगी, रात्रि 9 बजे भी क्लास चलती है। ठीक है, तो फिर मिलती है अपने दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से, झकास तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।